अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। नाम है न्यूटनियन मैकेनिक्स। तो आज के लेक्चर में हम न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। आप सब जानते हैं न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन हैं। तो फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस लॉ की मदद से हम इनर्शिया भी समझेंगे, मोमेंटम समझेंगे और इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को कैटेगरी वाइज देखेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फिर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। इसकी मदद से हम मैसेज का कंसेप्ट समझेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। तो न्यूटन के जो लॉज ऑफ मोशन है ये बुनियादी तौर पे न्यूटेनियन मैकेनिक्स की बुनियाद है, यानी कि पूरी मैकेनिक्स इन लॉज के सर पे खड़ी है। न्यूटन ने 1684 के अंदर इनको पब्लिक किया। तो बेसिकली ये लॉज एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पे बेस करते हैं, यानी एक्सपेरिमेंटली देखे गए, फिर इनको इंड्यूस किया गया वहां से। तो इनका सबसे जो बेहतर है कि आप एक्यूरेसी इनके रिजल्ट्स की बहुत ज्यादा, आप प्रेडिक्ट करते हो कि भाई इसका जवाब ऐसे, आप ऐसे ये चीज मूव करेगी, ऐसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, तो एग्जैक्ट वैसा ही होता है। तो यही वजह है कि 3 सदियों से ये लॉज बड़े बुनियाद बने हुए हैं हमारे पास एक सब्जेक्ट की। इसके अलावा न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ भी दिया था, जो बताता है कि मैसेज एक दूसरे के साथ जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो आपके पास न्यूटन के जो ये लॉज हैं ये बुनियादी तौर पे फाउंडेशन है किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की, जो हमें मालिक्यूल से लेकर और इंटायर गैलेक्सीज तक की मोशन को बताते हैं, समझाते हैं और एक्यूरेटली एक्सप्लेन करते हैं उनकी मोशन को। तो पहला आपके पास अगर हम देखें न्यूटन का लॉ, तो हम कहेंगे कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसका नाम है। तो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है या इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन पे, तो वो रहेगा कब तक, अनलेस, उस वक्त तक जब तक इस पे कोई बैरूनी फोर्स अप्लाई नहीं हो जाती, यानी जब तक कोई बैरूनी फोर्स उसकी उस स्टेट को चेंज नहीं करती। मतलब यानी एक चीज रेस्ट पे है, वो तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। एक चीज यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। ऐसा कब तक होगा, जब बाहर से एक फोर्स आए और उनको डिस्टर्ब करे, यानी एक रेस्ट वाली चीज को उस पे रेस्ट पे ना रहने दे। जैसे किताब पड़ी हो टेबल पे, तो वो पड़ी रहेगी, जब तक रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी। बाहर से कोई फोर्स आके उसकी स्टेट को क्या करेगी, चेंज करेगी। अगर बाहर से वो फोर्स ना आती तो वो रेस्ट पे रहती। तो यही मामला यूनिफॉर्म मोशन के साथ है कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। कब तक, जब तक कोई बाहर से आके फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करती। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, बॉल को आप जमीन पर रोल करें, तो वो रोल करना, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहेगी, मगर अब चूंकि फ्रिक्शन की फोर्स आ जाती है, तो फ्रिक्शन की फोर्स उसको एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई जो उसकी उस मोशन को अपोज करती है। तो आपने देखा कि ये जो दोनों स्टेट्स हैं आपके पास, रेस्ट वाली स्टेट्स और यूनिफॉर्म वाली वेलोसिटी वाली स्टेट्स, हम इनको कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों स्टेट में एक्सेलरेशन नहीं होता आपके पास। ओके, अगर किसी चीज को रेस्ट पे रहना है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना है, तो उसके लिए उनको खुद किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी वो खुद बगैर किसी फोर्स के वो रहना चाहेंगी। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, उसको इसके लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। और अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी, इसके लिए उसे किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उस जिस्म की एक खूबी होती है, जिस खूबी को हम क्या नाम देते हैं, इनर्शिया। इसी वजह से न्यूटन का पहला लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब अगर हम इनर्शिया को समझना चाहें, तो ये किसी जिस्म की नेचुरल टेंडेंसी है, सलाहियत है उसकी कि वो या तो रेस्ट की हालत में रहे या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में रहे। यानी जिस्म की वो खूबी जिसकी वजह से वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा। तो इस खूबी का नाम इनर्शिया है। तो इनर्शिया अगर हमने मेजर करना हो तो हम कहते हैं कि किसी जिस्म का क्या देख लो, मैस देख लो। जितना मैस ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, यानी अगर किसी जिस्म का इनर्शिया ज्यादा है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। जैसे ये चट्टान है, इसका मैस ज्यादा है, हम बोलेंगे इसका इनर्शिया ज्यादा है, हम बोलेंगे इसके अंदर सलाहियत ज्यादा है कि ये रेस्ट पे है तो हमेशा किस पे रहना चाहेगी, रेस्ट पे।
और अगर आप कहें कि एक ट्रेन है, जैसे मैं कहता हूँ ट्रेन का मास ज्यादा है, इसका ना ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा है, इसका ना अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगी। ठीक होगी बात। तो आपके पास न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, एक क्वांटिटी ऑफ मोशन और दूसरा अमाउंट ऑफ मैटर। अगर हम क्वांटिटी ऑफ मोशन को देखें तो हम आजकल इसे नाम देते हैं मोमेंटम, और अमाउंट ऑफ मैटर जैसे नाम से जाहिर है तो हम इसे देंगे मैस। तो आप दोनों चीजों को इसमें अभी हम आगे चल के स्टडी करते हैं। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बुनियादी तौर पे किसी बॉडी का एक यानी कह लो प्रॉपर्टी खूबी है जो प्रोपोर्शनल होती है किस चीज के? वेलोसिटी के। यानी अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो अगर हम कहें कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें किस तौर पे आता है? मैस के तौर पे आता है, तो P इज इक्वल टू mv। तो यहां से न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर हम समझें, अब आपको पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब मास कांस्टेंट है, इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मोमेंटम के कांस्टेंट होने का मतलब लेना है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक हो गया, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। मगर जब हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो मास कांस्टेंट नहीं होता बल्कि वेरी करता है। इसका मतलब हम जब आम न्यूटनियन मैकेनिक्स में देखते हैं तो मास कांस्टेंट है, जबकि आइंस्टाइन की मैकेनिक्स में जब हम देखेंगे तो मास वेरी कर सकता है। फिर जो अगली चीज हमने देखनी है दैट इज इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। न्यूटन के जो लॉज है ना वो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं लगते। अब उसका मतलब क्या है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हर जगह पूरा नहीं होता। वहां पे इसका मतलब कोई हर जगह पूरा होने का ना मतलब का मतलब कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। हर दफा ऐसा नहीं होता। ऐसे अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स को देखो, आप साइड बाय साइड उनको नीचे गिरा दो, वो शुरू में किस हालत में थे? रेस्ट में थे। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के तहत नीचे आते हैं। इसका मतलब अब उन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो वो हमेशा एक जैसी मोशन के साथ मूव नहीं करेंगे। तो आपके पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का लॉ होल्ड नहीं करता, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे न्यूटन का लॉ होल्ड करता है, दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की निशानी क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, क्योंकि बॉडी ने किस मोशन के साथ चलना है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि एक्सेलरेशन आपके पास क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। समझ आ गई बात? तो आपके पास अगर एक गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो आप बोलोगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। उसके मुकाबले पे एक और उसके साथ साथ एक गाड़ी आ जाती है उसी सिमत में, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो हम उसे भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। ठीक होगी बात? तो आपके पास न्यूटन के बाकी कानून भी उसी जगह पे लगेंगे जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। यानी आपको मुद्दे की बात क्या समझ आई कि न्यूटन के लॉ पूरा होने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अब आपके पास अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की हम बात करें तो लेबोरेटरी आपके पास एप्लीकेशन में, तो आप बोलोगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ पे क्या है? फिक्स है। तो आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम उसे कंसीडर कर लेंगे। यानी जैसे आपके पास घर है, आपका लेबोरेटरी है, ट्रेन है, जहाज है, तो ये सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुमार होंगे। अच्छा, अगर हम प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है, जो हम उसे भी इनर्शियल के क्लोज मान लेंगे, जो अर्थ बाउंडेड फिनोमेनाज होते हैं, जैसे फुटबॉल की मोशन है, जैसे पेंडुलम की मोशन है, जैसे आपके पास ये सब क्या माने जाएंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने जाएंगे। मगर अगर आपने एक सैटेलाइट को ऑब्जर्व करना है जो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है, फिर अर्थ को हम इतना अच्छा रेफरेंस नहीं मानेंगे क्योंकि जमीन खुद भी तो मूव कर रही है ना। तो इसका मतलब अब आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास जियोसेंट्रिक फ्रेम की टर्म मैं लाता हूं, ये हम ऐसे कहाँ होगा? ये जमीन के सेंटर पे हम चले जाएंगे। अगर आप जमीन के मरकज को देखो और हम कहेंगे बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, सेंटर ऑफ मैस जिसे आप बोल लो, तो आपके पास उसका कोई वो सैटेलाइट के साथ रोटेट भी नहीं करेगा वो पॉइंट। तो ऐसे
जगह को हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे, वहां से उसकी मोशन को मेजर करेंगे। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जियोसेंट्रिक फ्रेम बोलते हैं। और अगर हमने जमीन की मोशन को स्टडी करना हो तो हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर होगा उसे ओरिजिन मान लेंगे, क्योंकि वो सेंटर भी डिस्टेंस स्टार के साथ मोशन में रोटेशन में नहीं होगा। तो आपके पास ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को होलियो सेंट्रिक फ्रेम का नाम दिया जाता है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या समझाता है? वो कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में मोमेंटम कांस्टेंट था। अब क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि जिस किसी जिस्म का जो मोमेंटम में बदलाव आएगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा। तो एफ बराबर आ जाएगा किसके? डीपी ओवर डीटी के। तो यहां से आप क्या करोगे? एम वी ओवर डी टी आ जाएगा। अब क्योंकि P बराबर एम वी के है, एम कांस्टेंट अगर उठाते हो तो बाहर आ जाएगा डीवी बाई डी टी, तो आप इसे ए एम में बोल दोगे। तो आप ये इस इक्वेशन से तो बड़ा फेमिलियर है। तो यहां से हम फोर्स को डिफाइन करवा लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन आता है, मैस कितना हो उसका 1 kg, तो लगने वाली फोर्स कितनी होगी? 1 न्यूटन। अगर हम इस सेकंड लॉ को पोजीशन वेक्टर की लैंग्वेज में समझाएं तो आप कह सकते हो वेलोसिटी डी वी, तो वेलोसिटी क्या होगी? डी आर बाई डी टी। तो आप इसे डी क्या लिख सकते हो? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डी आपके पास एम डी स्केयर आर बाई डी टी स्केयर आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को मदद से हम किसी पार्टिकल की पोजीशन भी डिस्कस कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी भी डिस्कस कर सकते हैं, पोजीशन के लिहाज से भी फोर्स डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड लॉ को इस सेंस में समझो कि आपने एक मैस पे क्या लगाई? फोर्स, उसमें क्या पैदा हुआ? एक्सेलरेशन। अब मैस उतना ही है, आपने फोर्स बढ़ा दी। जब आप फोर्स बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या बढ़ेगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। और अगर आप इस केस में देखो, फोर्स पहले वाली जितनी ही रखी, तो आप अगर फोर्स को नहीं चेंज कर रहे, मैस बढ़ा रहे हैं, तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी उसकी वेलोसिटी में जो बदलाव आएगा कम आएगा। तो बात समझ आ गई। अब इसी तरीके से न्यूटन का थर्ड लॉ है हमारे पास। वो कहता है हर एक्शन एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल एंड अपोजिट। तो आपके पास ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये हमेशा मैग्नीट्यूड में सेम होता है, मगर डायरेक्शन में क्या होता है? अपोजिट होता है। इसकी कुछ खास पॉइंट आपने हमेशा ध्यान में रखने हैं कि ये कभी भी एक ऑब्जेक्ट एक्शन और रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब एक्शन करने वाला कोई और होता है, रिएक्शन देने वाला कोई और होता है। फिर क्या बात है कि एक्शन और रिएक्शन जब भी होंगे तो वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होंगे, यानी दिस इज वन में जिस लाइन पे एक्शन हो रहा है उसी लाइन पे रिएक्शन आएगा। तो इसका मतलब आपके पास दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, डायरेक्शन में अपोजिट आ जाएंगी। फिर आप कहोगे डीपी बाई डी टी के लिहाज से, क्योंकि फोर्स का फार्मूला तो यही है आपने, तो आप कहेंगे वन, आपके पास जो मोमेंटम में चेंज आया, सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आया, वो चेंज आपस में मैग्नीट्यूड वाइज इक्विवेलेंट होगा, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। तो आपके पास एग्जाम्पल देखें, जब आप अर्थ को पुश देते हैं, एक्शन करते हैं, तो रिएक्शन में आप किधर जाते हैं? आगे जाते हैं। जैसे अब पानी में आप चप्पू चलाते हैं तो आप एक एक्शन करते हैं, रिएक्शन के तौर पे पानी आपको किधर भेजता है? आगे भेजता है। हेलीकॉप्टर में देखें कि फैन उसके जो पर है वो हवा को किधर फेंकते हैं? नीचे। रिएक्शन के तौर पे हवा उसे किधर उठाती है? ऊपर उठाती है। तो ये सारा मामला न्यूटन के थर्ड लॉ की एग्जाम्पल में आ जाता है। फिर क्या जनाब, अगर आप m1 m2 को कांस्टेंट कर देते हो तो आप इसमें dt dt से कैंसिल हो जाएगा। इसे dv1 ओवर dt को एक्सेलरेशन मान लो, तो ये फर्स्ट एक्सेलरेशन बॉडी का एक्सेलरेशन, सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की रेशियो लो मैसेज के लिहाज से। तो आप देखो जैसे जैसे मैस बढ़ेगा एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नेगेटिव साइन तो जस्ट एक अपोजिट मोशन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैसेज की जो रेशियो है वो आप किससे मेजर कर सकते हैं? उनके एक्सेलरेशन की रेशियो से। और एक्सेलरेशन कैसे नापे जा सकते हैं? एक्सपेरिमेंटली मेजर किए जा सकते हैं। क्या मतलब कि अगर आप एक्शन और रिएक्शन करने वाले ऑब्जेक्ट के मैसेज की रेशियो चाहते हो तो उनके एक्सेलरेशन की रेशियो ले लो, बट वो एक्सेलरेशन तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे जिससे उनके मैसेज की रेशियो मालूम पड़ जाएगी। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन से मैस मालूम करना चाहूं और मैं कह दूं कि m1 आपका यूनिट मैस है, यानी और एक्सेलरेशन आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लिए, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? m2 की वैल्यू निकल आएगी। दैट इज द इनर्शियल मैस।
इस तरीके से मास की वैल्यू मालूम की जा सकती है। मास को न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से भी मालूम किया जा सकता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्केयर से। उस सूरत में जो मास निकलेगा डेट इज ग्रेविटेशनल मास। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास इक्विवेलेंट होते हैं? तो आइंस्टाइन ने, आपने ये पहले जवाब जो लेते हैं, हाँ ये इक्विवेलेंट होते हैं। तो आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस था जो आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया, जिसने प्रूव किया कि इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मैसेज आर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट आ जाते हैं आपके पास। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन थे, आपने पढ़े हुए थे पहले, मगर अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से आपने देखा। तो अब आगे हमारे पास जब हम एप्लीकेशंस में जाएंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर जाएंगे, तो आपके पास अब एक डिफरेंट अप्रोच होगी न्यूटन के लॉज को देख के। ठीक है जनाब, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।